कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेफिनेशन क्या होती है, कि हम प्रॉपर फंड्स एक्वायर करें विद द ऑप्टिमम कॉस्ट व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड। Why financial management is important? So that all the resources can be utilized in an efficient manner. Financial decisions. Now the financial decisions are investment decision, जिसमें कि capital busting decision होता है। फिर second financing decision, जिसमें we decide between borrowed and owners fund. ठीक है। Then we did थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन, जो हम लोग आज करने वाले हैं कि डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। तो ये मैंने बताया था, डिविडेंड डिसीजन इज हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। सो राइट डाउन द हेडिंग डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि दिस डिसीजन इन्वॉल्व्ड This decision involved how much profit should be retained in the business, how much profits should be retained in the business. Beta, we just started dividend decision, Aradhya. Yes, sir. Dividend decision की definition लिखवा रही हूँ। Okay. This decision involves how much profit should be retained in the business, and how much portion of profits should be distributed among shareholders as dividend. ठीक है। जो पोर्शन हमारा प्रॉफिट्स का हम अपने पास रखते हैं एज रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन रेशो। यानी कि अगर हमारी रिटेंशन रेशो इज 20%, तो हम क्या कहते हैं कि 20% प्रॉफिट्स हमने रिटेन कर लिए और जो 20% के अलावा 80% है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो रिटेंशन, और हम रिटेन क्यों कर रहे हैं? टू प्लोइंग बैक, उसको री इन्वेस्ट करने के लिए, प्लोइंग बैक ऑफ दोज प्रॉफिट्स, उनको फिर से इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। जो हम डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पे आउट रेशो। तो अगर हम कहते हैं पे आउट रेशो इज 30%, मतलब टोटल प्रॉफिट्स का 30% कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एज डिविडेंड और बाकी 70% दे आर रिटेनिंग। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि रिटेंशन रेशो एंड पे आउट रेशो, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दैट इज ऑलवेज 100%। ठीक है ना। तो नीचे एक बॉक्स बना के लिख लो, रिटेंशन रेशो प्लस पे आउट रेशो इज इक्वल टू 100%। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइन से हम फर्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। सिर्फ हेडिंग लिख लो, एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। आपकी अर्निंग्स कितनी हैं, पहले की अर्निंग्स कितनी हैं, अभी की अर्निंग्स कितनी हैं, बिकॉज डिविडेंड्स आर ऑलवेज पे आउट फ्रॉम करंट एंड पास्ट अर्निंग्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अर्निंग से ही हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। डिविडेंड्स मे बी पे आउट फ्रॉम पास्ट अर्निंग्स। हमने पहले हो सकता है ये सोच के रखा हो प्रॉफिट की हमें जरूरत पड़ेगी और फिर हमें नहीं पड़ी जरूरत, तो हम उसको डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो डिविडेंड्स आर पे आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग्स। सेकेंड होता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। हमारी अर्निंग्स कितनी स्टेबल हैं, हाउ मच। आपके अर्निंग्स में अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आप सोचोगे कि आप डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर दो, यू आर इन अ बेटर पोजीशन to pay dividends if your earnings are stable. But if your earnings are not stable, you are not going to pay dividend regularly, क्योंकि अभी इस साल अर्निंग है, कल नहीं हुई तो क्या करेंगे,
दिक्कत आ जाएगी ना। तो फिर हम अपने शेयर होल्डर्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई इस पिछले साल तो हमारी अर्निंग ज्यादा थी इसलिए हमने दे दिया, इस साल नहीं है। तो फिर क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, जैसे कि तुम अगर एक बार नंबर ले आए तो इसका मतलब तुम नंबर ला सकते हो, तो अब अगर अगली बार नहीं आएंगे तो डांट पड़ेगी ना कि नंबर क्यों नहीं आए, भाई ला तो सकते हो। फिर तुम जवाब देते रहोगे कुछ भी समझ में नहीं आया, घर में ये हो गया व्हाटसोएवर। लेकिन जब तक नहीं ला रहे तब तक नहीं ला रहे, जब ले आए तब तो फिर मतलब ला सकते हो। भाई एक कंपनी के साथ है कि जब तक कंपनी नहीं प्रॉफिट अर्न कर रही नहीं कर रही, वंस दे गेट अर्न तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये कहना कि हमें अब नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कंपनी को ना एक पॉलिसी अपनी रखनी चाहिए कि उनकी जो डिविडेंड है ना वो स्टेबल रहे। मतलब कंपनी ऐसा ना करे कि किसी साल बहुत ज्यादा डिविडेंड दे, किसी साल कम दे। डिविडेंड पर शेयर, जैसे कि उससे क्या होता है, इसके पास 50 शेयर्स है, इसके पास 100 शेयर्स है, इसके पास 200 शेयर्स है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जिसके पास जितने शेयर्स है उतना डिविडेंड मिल जाएगा। अब अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट्स हो भी रहे हैं तो कंपनी कैन मेंटेन अ डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है कि व्हेनेवर कंपनी हैज मोर प्रॉफिट्स, तो वो जो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो जाता है कि जब उनके पास ज्यादा अर्निंग है तो वो उस फंड में डाल दे जिससे कि वो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मेंटेन कर सके। समझ रहे हो? तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का ये मतलब हुआ कि आप कम, एक तो उससे ये भी फायदा होता है कि जो शेयर होल्डर्स उन्हें पता रहता है कि अच्छा हमें इतना पर शेयर का डिविडेंड तो हर साल मिलना ही है, तो उन्हें थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, और कंपनी की भी गुडविल मेंटेन रहती है कि भाई देखो कंपनी कितनी कंसिस्टेंट है, हर साल ना इतना डिविडेंड तो पे करती ही करती है। तो कंसिस्टेंसी भी कंपनी की शो होती है, तो कंपनी की गुडविल पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में क्या हो रहा है कि इफ कंपनी हैज मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के पास अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड पे करेगी या प्रॉफिट्स को रखेगी, प्रॉफिट्स को रखेगी। अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनी फिर रिटेन प्रॉफिट कि भाई दूसरे से किसी से लेने की बजाय हम अपने पास से यूज कर लें, हम बिना बात क्यों लें दूसरे से। ठीक है, फिर कैश फ्लो पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन में क्या हो रहा है कि कंपनी के पास अगर प्रॉफिट्स तो है, देखो तुम्हें पता है प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दो अलग अलग चीजें हैं। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो सकती है लेकिन हो सकता है लिक्विडिटी ना हो, कैश क्रंच कहते हैं इसे, कैश क्रंच, कि आपके प्रॉफिट्स तो है लेकिन कैश क्रंच है। तो अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि दे हैव कैश क्रंच, दे हैव लेस कैश, दे शुड नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद तो उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन अगर शॉर्ट ऑफ कैश है तो दे शुड नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। तो कैश क्रंच का मतलब ये है कि उनके फिजिकल नोट नहीं है, उनके पास बैंक में भी पैसा नहीं है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा हो जाता है। ऐसे कैसे होगा, मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है एंड बैंक में पैसा नहीं है, कैश में कैश, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसा नहीं है लेकिन इतना नहीं है कि डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। कैश फ्लो रेगुलर नहीं है, प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट्स तो आपने एक पूरे साल के बाद निकाल दिया तो आपको पूरे साल में प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपको डिविडेंड जब डिक्लेयर करना है उस समय यू हैव लॉट ऑफ मोर कमिटमेंट्स, तो आपके पास कैश फ्लो इतना रेगुलर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी नॉन कैश आइटम्स भी तो आती है ना, तो हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होते हैं, नॉन कैश आइटम्स भी होती हैं, तो उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स तो शो हो जाते हैं या कंपनी को लॉस तो हो जाता है लेकिन कंपनी का कैश फ्लो बहुत होता है। तो हम प्रॉफिट्स और लिक्विडिटी को एग्जैक्ट मैच कभी नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा तो मैच होता ही है लेकिन एग्जैक्ट मैच कभी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, हमारे शेयर होल्डर्स कैसे हैं। देखो हमारे शेयर होल्डर्स अगर बिल्कुल यंग हैं, जैसे कि तुम लोग हो,
अभी थोड़ा पढ़ाई करोगे फिर अर्निंग करोगे तो यू विल नॉट हैव सो मेनी लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो तुम लोग कहोगे कि नहीं नहीं हमें बढ़िया अमाउंट देना, बाद में दे देना एक साथ। लेकिन आज के डेट में अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगी ना तो मैं 20 साल बाद के लिए इन्वेस्ट नहीं करूंगी। तुम 20 साल बाद के लिए इन्वेस्ट कर दोगे, मैं 20 साल बाद के लिए इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाली। मुझे लगेगा पता नहीं भैया 20 साल किसने देखे। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, मैं कहूंगी मुझे तो रेगुलर चाहिए। और मेरे से जो 10-15 साल बड़े लोग होंगे उनको तो बिल्कुल ही चाहिए कि भैया हम पैसे लगा रहे हैं, हमें इसका रिटर्न अभी चाहिए। 20 साल बाद तो हमारे बच्चों को मिलेगा, बच्चे अपना कर लेंगे खुद। तो बात यह है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्रेफरेंस अगर रेगुलर इनकम की है तो कंपनी हैज टू पे डिविडेंड, बट इफ दे डोंट वांट रेगुलर इनकम एज डिविडेंड देन कंपनी नीड नॉट टू डिक्लेयर डिविडेंड। ठीक है। फिर टैक्सेशन पॉलिसी, नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। क्या होता है जब भी आप टैक्स पे करते हो, सॉरी डिविडेंड पे करते हो, तो उस डिविडेंड को पे करते समय आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS कट करना पड़ता ही है। मतलब सोर्स ऑफ इनकम जो है वहां से टैक्स को कट करके बचा हुआ डिविडेंड आप देते हो। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर वो रेट ऑफ टैक्स बहुत ज्यादा है TDS का, तो शेयर होल्डर्स का कहेंगे भाई वो टैक्स से इतना रख लेंगे, आप डिविडेंड ही मत दो। लेकिन अगर वो रेट ऑफ टैक्स थोड़ा कम है तो शेयर होल्डर्स को लगेगा चलो ठीक है दे दो, कोई बात नहीं। तो बात ये है कि उस पर TDS कितना कट रहा है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है। अगर डिविडेंड्स फ्री ऑफ टैक्स है, अगर ऐसा कोई डिविडेंड है जिस पर टैक्स लगना नहीं है, तब तो बढ़िया बात है दे दो। लेकिन अगर उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है तो मत दो। ये कहानी है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। आपके डिविडेंड डिक्लेयर करने से स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट आता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे डिविडेंड डिक्लेयर करने से स्टॉक मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आएगा और वो इम्पैक्ट आप चाहते भी हो तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। आपको ये लगता है डिविडेंड डिक्लेयर ना करने से स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा और आप वो चाहते भी हो, even you don't declare dividend. So what will be the stock market reactions? And वो stock market reactions हम कितना कंसिडर करते हैं, क्योंकि स्टॉक हमारे डिविडेंड डिक्लेयर करने से हमारे शेयर के प्राइसेस पे हमेशा इम्पैक्ट आता ही आता है। तो दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेबल पॉइंट। फिर ये एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कट कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स अब एज सच कोई रह नहीं गए हैं कंपनीज एक्ट के, इनको भी कट कर दो। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स हमें करना है। मान लो आपने कहीं लोन लिया, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स में आपने कोई लोन लिया और लोन लेने के बाद आपके जो लेंडर्स हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इतने दिन तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी चाहिए। पता लगे कंपनी हमारा इंटरेस्ट पे करने की पोजीशन में नहीं है, डिविडेंड ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं है, इंटरेस्ट तो कंपल्सरी पेमेंट होती है इवन इन केस ऑफ लॉस, और डिविडेंड तो हमेशा टैक्स वैक्स सब देने के बाद ही बचते हुए प्रॉफिट्स में चला जाता है। तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी कई बार लेंडर्स ये कंडीशंस लगा देते हैं। तो अगर आपने इस तरह की कोई कंडीशन लेंडर्स ने लगाई हुई है, लोन एग्रीमेंट्स में ऐसा कुछ मेंशन है, तो उस लोन एग्रीमेंट को आप नहीं हटा सकते, उसमें आपको फिर फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है? कि कैसे मतलब इस चीज को एग्जीक्यूट करें, रिसोर्सेज को कैसे यूज करना। बोलो, कुछ कहना चाहती हो? प्लानिंग मतलब टू थिंक इन एडवांस, हम एडवांस में कुछ सोचते हैं फ्यूचर के लिए, दैट इज प्लानिंग।
यही होता है ना। और जब हम फंड्स के बारे में सोचते हैं कि फंड्स हमारे कैसे आएंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आपके पास बुक है ना, उसे मार्क कर लो पॉइंट्स इसके। फाइनेंशियल प्लानिंग इज फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली, जहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग की हेडिंग है वहां पे मार्क कर लो ये पॉइंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको वही असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट इन क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो बच्चे जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर प्रिपरेशंस। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। फिर नेक्स्ट क्या हो गई? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। तो यानी कि इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यानी कि अगर ज्यादा फंड्स होंगे तो भी कंपनी के पास वो बेकार फंड्स पड़े रहेंगे, तो उन्हें वो वेस्ट कर सकते हैं कहीं भी। अगर कम होंगे तो कंपनी के काम रुक सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट द राइट टाइम, एंड जितने उन्हें चाहिए उतने ही, द फंड्स रिक्वायर्ड। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या था? देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है ऐसे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कह रहा है? फाइनेंशियल प्लानिंग कह रहा है कि स्मूथ ऑपरेशंस बाय फोकसिंग ऑन फंड रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हमें कहाँ से फंड रेज करने हैं, कितना फंड रेज करना है, ठीक है, और कहाँ अप्लाई करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर वे, whereas financial planning is a narrow way. It says just the right amount of fund at right time. अब वो कहाँ से आया? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। कहाँ लगाना है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। हमारा काम तो सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग इतना है कि राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल हो। ठीक है, सो लास्ट लाइन देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस tries to forecast all the items which are likely to undergo changes. It enables the management to foresee the fund requirements, both the quantum as well as the timing. मतलब how much fund is required and when it is required. तो right amount of fund at the right time. ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव क्या हो गए इसके? ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, और टू सी वेदर फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरली। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग आ जाती है। तो लास्ट पैराग्राफ देखो, कंक्लूजन। जब भी आपसे ऐसा आए कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज द वेस्टेज ऑफ टाइम या फाइनेंशियल प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर अ फर्म, क्रिटिकली एनालाइज इट। तो जब भी क्रिटिकली एनालाइज करने को आता है तब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो, दस अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी इज sought to be achieved by financial planning. This process of estimating the fund requirement of a business and specify the sources of funds is called financial planning. तो अब ये पिछली बार ही आया था किसी एक एग्जाम में, लास्ट ईयर ही आया था। देखो इसमें लिखा है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो उसमें एक स्टेटमेंट आई थी, फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स ओनली लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो फॉल्स हुई ना। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम किसको कहते हैं? लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट. It focuses on capital expenditure programs. And short term planning
covers short term financial plan called budget. तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर 3 to 5 years के लिए हो रही है तो वो लॉन्ग टर्म है, और फाइनेंशियल प्लानिंग अगर लेस देन 1 year के लिए हो रही है तो वो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी इनकम कितनी आएगी, सेल्स फोरकास्ट कितनी है। उसके बाद बेस्ड ऑन दीज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एंड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। पहले वो ये देखते हैं कि हमारी कितनी सेल्स होगी, कितना पैसा हमारे पास आने वाला है। जितना पैसा हमारे पास आने वाला है उसके बेसिस पे दे डिसाइड दैट हाउ मच फंड इज टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड कैपिटल एंड हाउ मच फंड इज टू बी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल। यही तो देखेंगे ना, पहले अपनी आमदनी देखोगे ना कि कितनी आमदनी है, उसके बाद ही तो आप देखोगे। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस क्या होगी फाइनेंशियल प्लानिंग की? First is it helps in forecasting what may happen in future under different business situations. ठीक है ना। Second हो गई it helps in avoiding business shocks and surprises. जो भी business shocks and surprises हैं ये उसको हेल्प करता है बीट करने में। एकदम से अगर हमारे पास कोई भी तरह के खर्चे आ जाएंगे तो हमने क्योंकि पहले से प्लान किया हुआ है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स को, क्योंकि बिजनेस में तो अनसर्टेनिटी है, हम अनसर्टेनिटी को पूरी तरह से मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो मैनेज कर ही सकते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंड्स। डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ये सारी वही इंपॉर्टेंस है जो आपके नॉर्मल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। जो नॉर्मल प्लानिंग की लिमिटेशन है वही ये आएगी। ट्राइज टू लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। It provides link between investing and financing decision. By spelling out detailed objectives from various segments, it makes the evaluation of actual performance easier. Because हमने पहले से बजट बना लिया, अब बजट बनाने के बाद जब एक्चुअल होगा तो हमारे लिए इजी है ना कंपेयर करना कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। समझे? क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग है। मार्क कर लिया सारा? ये सारा आपको लिखना है पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आया? फाइनेंशियल प्लानिंग ये है कि हमें इनफ फंड्स हो, इनफ राइट अमाउंट ऑफ फंड एट राइट टाइम। मैनेजमेंट यानी कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है और बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेना है फंड रेज करने का। तो इसमें वो क्या हो सकता है? क्या सिमिलरिटी? दोनों में नहीं, दोनों इंटरलिंक्ड है। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। कोई सिमिलैरिटी ऐसे नहीं है। सिमिलैरिटी तो ये कि दोनों फंड से रिलेट करते हैं बस। ठीक है, तो अब ये इतना चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं साथ साथ उसके पॉइंटर्स भी बना लो और साथ साथ उसको एनसीईआरटी से पढ़ भी लो, क्योंकि अगर साथ साथ पढ़ लोगे तो चैप्टर भारी नहीं लगता। सोचते हम एक साथ बाद में पढ़ लेंगे तो चैप्टर ना फिर हेवी लगने लग जाता है। तो साथ साथ पढ़ो जिससे कि साथ साथ चैप्टर तैयार हो जाए। ठीक है, तो लाइक, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.